कैसे हैं आप? मज़े में है ना? मित्रों, कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए आप घर में ही रहिए और बाहर मत निकलिए और दिन में 3 बार उबले हुए पानी की भाप लीजिए। आज हम अनूठे इंसान जो प्रसंग वर्णन है उसका अभ्यास करेंगे। मित्रों, अनूठे इंसान जो प्रसंग वर्णन है उसमें 2 छोटे छोटे प्रसंग हमें दिए गए हैं। पहला प्रसंग है नेपोलियन का। नेपोलियन कौन था उसके बारे में हम जानेंगे और फिर उनका एक छोटा सा प्रसंग जो है वह देखेंगे। परंतु उसके पहले यहाँ देखिए, अनूठा इंसान। अनूठा जो शब्द है उसका समानार्थी है निराले। अनूठे यानी निराले, अनोखे, ये उनके समानार्थी अर्थ हैं। अनूठा जो शब्द है वह इंसान शब्द का विशेषण है। इंसान कैसा है तो अनूठा है, तो यह शब्द विशेषण है। इंसान शब्द जो है वह संज्ञा है और इसका समानार्थी अर्थ होता है व्यक्ति, मनुष्य। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी इंसान हैं, व्यक्ति हैं। अनूठा इंसान यानी कि अनोखा इंसान। अब इंसान अनोखा कब कहलाता है? तो मित्रों, जब कोई हम ऐसा कार्य करें जो किसी ने न किया हो, जैसे कि सरदार पटेल। हमारा भारत देश जब 600 से भी अधिक रियासतों में बंटा था, तब सरदार पटेल ने अकेले ही इन रियासतों के राजाओं से मिलकर, और वह भी राजा जो थे वे कैसे थे? हठी, जिद्दी स्वभाव के, और ऐसे जिद्दी स्वभाव के राजाओं से मिले और बातें की, चर्चाएं की और उनसे रियासतें ली और एक भारत का निर्माण किया, यानी कि नए भारत का निर्माण किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति ही अनूठे इंसान कहलाते हैं। ऐसे ही गांधी जी का एक प्रसंग है और नेपोलियन का एक प्रसंग है। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब उनके जीवन के बारे में देखें तो उनका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट और माता मरिया। इनकी मृत्यु कब और किस तरह हुई? तो मित्रों, नेपोलियन जो था वह पहले एक सेनापति था, फिर वह अचानक ऐसी कोई क्रांति आई कि वह फ्रांस का शासक बन गया और वहाँ की प्रजा ने शासक के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। शासक बनने के बाद नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली, अर्थतंत्र, इन सारी बातों पर बहुत ध्यान दिया और अच्छा कार्य किया। फिर उसने कई सारे युद्ध किए और बहुत सारे युद्धों में उसने जीत भी हासिल की। परंतु 2012 में उसने रूस पर आक्रमण किया। फिर 2014 में रूस पर आक्रमण करने के बाद उसकी भारी पराजय हुई और बाद में अंत में 1815 में जब उसने युद्ध किया तब वाटरलू के युद्ध में उसकी भारी पराजय हुई और उसे सेंट हेलेना टापू में बंदी बना दिया गया और वहाँ पर 5 मई 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में उसका देहांत हुआ। यानी कि वाटरलू के युद्ध में उसकी हार होने के बाद उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया और वहीं पर उसे कैद कर लिया और उसी जेल यात्रा में उसका देहांत हुआ। मित्रों, इस इकाई में जो प्रसंग वर्णन है, छोटा सा प्रसंग, उसमें नेपोलियन की सच्चाई के बारे में बताया गया है
कि नेपोलियन कैसा लड़का था। तो नेपोलियन वास्तव में सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक इंसान था। वह दृढ़ विश्वासों और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला इंसान था। एक लड़के का जो नुकसान उससे हो गया है उसकी भरपाई करना वह अपना कर्तव्य समझता है और वह नेपोलियन अपनी माँ से सच बोलकर उस लड़की की जो हानि हुई है उसकी भरपाई करता है। और किस तरह वह उस लड़की की भरपाई करता है वो सारा हम इस प्रसंग कथा में चित्र के द्वारा देखेंगे। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। मित्रों, हमने नेपोलियन का प्रसंग देखा है ना, बहुत ही सुंदर प्रसंग था। वैसा ही एक प्रसंग है गांधी जी का। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम उनके बारे में क्या जानते हैं, है ना? तो हमारे देश को आज़ाद किसने करवाया? चलो सोच के बताइए। तो बिल्कुल सही, हमारे देश को आज़ाद गांधी जी ने करवाया, है ना? मोहनदास करमचंद गांधी। मित्रों, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। मित्रों, गांधी जी जो हैं वे हमेशा सच्चाई और अहिंसा के पथ पर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग ही अपनाया और अहिंसा को हथियार बनाकर ही उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने की कोशिश की। गांधी जी का यह जो प्रसंग है वह भी एक देश पर आधारित है। उसमें एक कौमुदी नाम का एक पात्र है जो अपने देश प्रेम के लिए अपने सारे गहने दान में दे देती है। मित्रों, वैसे तो सभी महिलाओं को, औरतों को गहने बहुत पसंद होते हैं, है ना? कौमुदी जो है वो एक लड़की है, उसे भी गहने पसंद है।
परंतु देश प्रेम के लिए सारे गहने वह दान में दे देती है। वह जानती हैं कि यह गहने वह दोबारा नहीं बनवा पाएगी, क्योंकि सोने के गहने बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं और ऐसे गहने दोबारा नहीं बनवाए जा सकते। फिर भी वह देश प्रेम के लिए अपने सारे गहने दान में दे देती है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे इस इकाई में है। तो चलो वह प्रसंग भी हम देखेंगे। सच्चा दान। मालाबार केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।